So dear students, now we are starting new chapter associated with your entrance examination, and the new chapter is this general knowledge and Indo-Islamic culture. जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स इन सब चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही 20 मार्क्स का इन दो टॉपिक्स पर भी सवाल पूछा जाता है। ये दो टॉपिक अपने आप में अकेले दो टॉपिक नहीं है, बल्कि इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट समाये हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस है क्या और सवाल किस तरह का पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके डिटेल्ड लेक्चर्स को शुरू करेंगे। तो दो कंपोनेंट्स हैं, जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर। ये दोनों ही कंपोनेंट्स 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी जनरल नॉलेज भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और इंडो इस्लामिक कल्चर भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जैसे कि हम देखते चले आए हैं, एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं। तो 10 और 10 यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक कल्चर और जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। नाउ अब इन दोनों में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जनरल नॉलेज की कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, जनरल नॉलेज को फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस किस चीज के ऊपर। जनरल नॉलेज जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मेन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाता है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ये 2 मार्क्स का है। ठीक, गेम्स में हमारा इंडिया का नेशनल गेम्स या हमारे दीगर ममालिक जो हमारे आस पड़ोस हैं उनके नेशनल गेम्स के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। नेशनल गेम्स के अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर भी इसमें सवाल पूछा जाता है। न सिर्फ इंटरनेशनल स्पोर्ट बल्कि इंटरनेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के, उनके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ जो सवाल पूछा जाएगा वो सिर्फ क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल से एसोसिएटेड नहीं होगा, बल्कि ऐसा देखा गया है कि सवाल कभी बिलियर्ड्स के ऊपर पूछा गया है, कभी आपके टेनिस प्लेयर के ऊपर सवाल पूछा गया है और दूसरे कंट्रीज के बारे में पूछा गया है। इसमें इसकी स्टडी करना अपने आप में एक बड़ा ही हैरत अंगेज काम है। बहुत बड़े पैमाने पर आपको इसकी पढ़ाई करनी है अगर आपको सवाल पक्का क्लिक करना है तो। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दें, ताकि आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकें, इसके क्वेश्चन को आसानी के साथ आप क्लिक कर सकें, हल कर सकें। द सेकेंड कंपोनेंट associated with this general knowledge is basic geography. Basic geography. Basic geography के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं आधे हुए। तो 2 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और 2 मार्क्स के होंगे। ओके, 100 में से 2 मार्क्स के ऊपर बेसिक ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक ज्योग्राफी को अगर हम क्लासिफाई करें तो मोटा हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गई नेशनल ज्योग्राफी या हमारे कंट्री की ज्योग्राफी और एक होगी वर्ल्ड की ज्योग्राफी। वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो चाहे नेशनल ज्योग्राफी हो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसमें आपको मिनरल्स पढ़ने चाहिए जो आप 9th और 10th क्लास के अंदर देख चुके हैं। इसके अंदर और क्या पढ़ना चाहिए आपको, इसके अंदर रिवर्स पढ़ने चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स पढ़ने चाहिए, क्लाइमेट्स पढ़ना चाहिए, माउंटेन रेंज पढ़नी चाहिए। ओके, तो बेसिक ज्योग्राफी के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे। द थर्ड पॉइंट इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो
2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी ये भी आपका 2 मार्क्स का हो गया। इंडियन पॉलिटी बेसिकली जो आप 8th, 9th और 10th के अंदर एक सब्जेक्ट सिविक्स पढ़ते आए थे, ठीक है, सिविक्स पढ़ते आए थे। कभी कभी इकोनॉमिक्स का भी कोई सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सवाल इंडियन पॉलिटी से हैं। इसमें सवाल कहाँ से पूछा जाएगा? इसमें सवाल बेसिकली जो हमारी असेंबलीज हैं वहाँ से पूछा जा सकता है, इलेक्शंस से पूछा जा सकता है, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, हमारे प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से एसोसिएटेड सवाल कोई पूछा जा सकता है, और स्पेशली जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके बारे में भी इसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल, इंडियन पॉलिटी के पॉइंट में उन लोगों से एसोसिएटेड कोई सवाल यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये 2 सवाल पूछे जाएंगे। द 4th वन इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने में आया है और ये 1 मार्क का होगा, यानी ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन 1% है। अवार्ड्स हम देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण दिया जाता है और भी कई अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं। उसमें स्पेशली वो अवार्ड्स जो मुस्लिम लीडर्स को या मुस्लिम पर्सनल्स को दिए गए हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर पर्चा बनना है, तो आपको उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा भी देखा गया है कि जो नॉन मुस्लिम्स को अवार्ड दिए गए हैं वो भी यहाँ पूछे गए। ओके, तो अवार्ड एंड ऑनर्स के ऊपर 1 सवाल। आफ्टर दैट बुक एंड ऑथर्स। द 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें आमतौर से 1 सवाल पूछा गया है, यानी कि 1 मार्क का है। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स में आपके जो इंडियन राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं उनकी किताबों के बारे में भी पूछा गया, और आमतौर से इसके अंदर यही पूछा गया कि ये किताब किसने लिखी है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये पूछा गया है कि ये किताब किसके ऊपर बेस्ड है, इसकी एक्चुअल समरी क्या है, इस तरीके की बात पूछी गई। अदरवाइज 90 टाइम्स तो यही हुआ है कि ये पूछा गया कि ये किताब किसने लिखी है या इस राइटर की इनमें से कौन सी किताब है। ठीक, सर सैयद अहमद खान साहब ने कई किताबें लिखी हैं, उनके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया है इस वाले पॉइंट के अंदर। नाउ द 6th पॉइंट इज करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो हमारे पर्सन्स एंड प्लेसेस एंड न्यूज है, यानी जो रीसेंट न्यूज हैं पर्सन्स के बारे में, पर्सन्स एंड प्लेसेस के बारे में रीसेंट न्यूज है। अनफॉर्चुनेटली किसी जगह फॉर एग्जांपल कहीं आतिशफिशां फट गया, ठीक है, किसी जगह कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ या बड़ी कैलेमिटी वजूद में आई है, तो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, या कोई और इंटरनेशनल या नेशनल बड़ा इवेंट हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इसके अंदर सवाल पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के अंदर। उसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं या किस प्लेस पर वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इन दिस वे यू विल फाइंड इसके करंट अफेयर्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है 2, यानी कि ये 2 मार्क्स के हो गए। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 + 2 + 2 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो इस तरीके का है। ठीक है, इनमें हर एक पॉइंट को इंशाल्लाह बहुत डिटेल के अंदर हम करवाने की कोशिश करेंगे एक लेक्चर में एक पॉइंट को डिस्कस करें। हो सकता है कि कोई पॉइंट 2 लेक्चर भी ले जाए या कोई 2 पॉइंट एक लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर बोर्ड को साफ कर इंडो इस्लामिक कल्चर के जो अहम पॉइंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिख देता हूँ। अब हम इंडो इस्लामिक कल्चर के जो अहम पॉइंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल इसमें किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करूं तो इसमें अहम 7 पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में या 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में मुनक़सिम किया है, तकसीम किया है।
उसमें जो पहला पार्ट है वो है इस्लामिक बिलीफ। ठीक है, पहला पार्ट है इस्लामिक बिलीफ। इस्लामिक बिलीफ है क्या, यानी वो बिलीफ जो इस्लाम से रिलेटेड है वो है क्या, ये एक पॉइंट। एंड द सेकेंड पार्ट इज, ये एक पॉइंट हो गया। एंड द सेकेंड पार्ट इज इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री। तो मैंने आपसे ये कहा था कि 7 अहम पॉइंट्स हैं, तो 2 तो यहां आ जाएंगे इस्लामिक बिलीफ में और 2 आ जाएंगे इस्लामिक हिस्ट्री में। तो जो 2 इस्लामिक बिलीफ के अंदर आएंगे उसमें जो अहम पॉइंट है वो है अकायद। अकायद एंड इबादत। मुसलमानों का अकीदा है क्या, उसके पालनहार यानी गॉड यानी अल्लाह के बारे में उसका अकीदा क्या है वो यहां पर डिस्कस करेंगे, इबादत डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको फेथ्स को डिस्कस करना है कि जो मुस्लिम फेथ है या जो इस्लामिक फेथ है इन रिस्पेक्ट टू हिज गॉड एंड एंजल्स एंड ऑल, वो क्या है। इसको फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी तो वो फिर 7 हो जाएंगी, उनको भी हम करेंगे, उनको हम इसी के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे फेथ इन ऑलमाइटी और अल्लाह। द सेकेंड पार्ट इज फेथ इन एंजल्स। फेथ इन एंजल्स, एंजल्स मतलब फरिश्तों को लेकर क्या फेथ है, इस्लामिक फेथ क्या है। देन फेथ इन डिवाइन बुक्स, जो आसमानी किताबें हैं वो कितनी हैं और उसमें क्या फेथ है, तो फेथ इन डिवाइन बुक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे यहां पर। देन चौथी कौन सी चीज करेंगे, फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी जो पैगंबर थे, फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, इनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द 5th पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस मेन पॉइंट इज फेथ इन आफ्टर लाइफ। फेथ इन आफ्टर लाइफ, यानी इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, यानी आखिरत के बारे में करेंगे उसको। उसका अगर एक वर्ड में बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम आखिरत। फेथ इन रिक्रिएशन। द 6th पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस मेन पॉइंट इज फेथ इन रिक्रिएशन, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और ऐसा ही बना दिया जाएगा एक बार, लेकिन इस दुनिया में नहीं, वो किसी और कोई और दुनिया होगी जो अभी हमारे सामने नहीं है, उसको बोलेंगे फेथ इन रिक्रिएशन। एंड द लास्ट पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब मुकद्दर के ऊपर, तकदीर के ऊपर। तो जो अकायद एंड इबादत के अंदर बेसिकली एक पॉइंट यहां नजर नहीं आता, इसमें सवाल भी पूछा जाता है, वो है नमाज, जिसको हम सलात कहते हैं, वो इसी अहम पॉइंट में आपके आ जाएगा। ना अकायद एंड इबादत के अंदर, सॉरी इस्लामिक बिलीफ के अंदर एक पॉइंट तो ये आ गया, अकायद एंड इबादत। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, ये इस्लामिक हिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, जो सेकंड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट इसी से एसोसिएटेड है, इस्लामिक बिलीफ से। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुरान एंड हदीस। हदीस बोलते हैं, लिखते हदीथ है इंग्लिश के अंदर, ये एक बात है। ओके, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कुरान। सबसे पहले हम जो करेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का इंट्रोडक्शन वो है क्या है, डिवाइन किताब है। ये जो जितनी भी डिवाइन बुक्स हैं, यहां आपने देखा होगा कि एक वर्ड आया डिवाइन, फेथ इन डिवाइन बुक्स। सो कुरान इज एक्चुअली द लास्ट डिवाइन बुक्स,
लास्ट डिवाइन बुक, इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पर। द सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ रेवलेशन ऑफ द कुरान। तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरान, कैसे वो नाजिल हुआ, इस दुनिया में कैसे आया वो, ठीक, उसको किसी इंसान ने लिखा, उसको पालनहार ने लिखा, उसको हमारे अल्लाह ने लिखा, वो यहां तक कैसे पहुंचा, तो इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन ऑफ कुरान, कुरान इस शक्ल में था नहीं जिस शक्ल में हमें नजर आता है आज की तारीख में, तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है, कैसे ये कुरान को, कैसे डिफरेंट सूरतों को जोड़ के जो है वो ये एक कुरान को तैयार किया गया। तो हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन ऑफ कुरान, देन इंट्रोडक्शन टू हदीस, देन द फोर्थ पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू हदीस। जितने भी अहदीस हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। बेसिकली हम यहां पर बात करेंगे मेजर बुक्स ऑफ हदीस की, वो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट है, मेजर बुक्स ऑफ हदीस। तो इंट्रोडक्शन में हदीस होती क्या है ना, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस्लाम के अंदर। देन मेजर बुक्स ऑफ हदीस, जो डिफरेंट मेजर या इंपॉर्टेंट किताबें हैं हदीस की, उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज इस्लामिक बिलीफ। इस्लामिक बिलीफ के अंदर ये दो अहम पार्ट हैं, अकायद एंड इबादत, एंड कुरान एंड हदीस। इसके अंदर ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सेकंड पॉइंट के अंदर ये फर्दर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करना है। अब मैं बात करूंगा इस्लामिक हिस्ट्री की, कि इसको हम कैसे बाइफर्केट करेंगे या इसको हम कैसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज इस्लामिक हिस्ट्री। इसके अंदर 5 फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं जिनकी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। उन क्लासिफिकेशंस के अंदर फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और हर एक पॉइंट को फिर बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सवाल कभी मिस ही नहीं होता, वो है सीरत रसूल अकरम। तो फर्स्ट पार्ट इज सीरत ए रसूल अकरम। और जब भी रसूल अकरम का नाम लेते हैं या लिखते हैं तो पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। पीस बी अपॉन हिम का मतलब होता है कि हम दुआ दे रहे हैं, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को बुलंद करने की हम दुआ दे रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इसको जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसके अंदर फिर फर्दर 7 पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करता हूं एक के बाद एक। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है बर्थ। बर्थ कहाँ हुई, कैसे हुई, आपके माँ बाप कौन थे, आपके दादा दादी कौन थे, नाना नानी कौन थे, उस वक्त उस खित्ते में किस तरह का माहौल था, किस तरह का कल्चर था, इस बात को डिस्कस किया जाएगा इस वाले पॉइंट के अंदर। द सेकेंड पॉइंट इज चाइल्डहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या बचपन में जो जो अहम वाक़यात पेश आए उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे आपकी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही अब्रहा वाला वाक़या पेश आया, जो वो हाथी लेकर आ गया मक्के के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे और वाक़यात हैं, आपके पास कैसे फरिश्ते आए, फिर कैसे और आगे की चीज़ें चली, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, चाइल्डहुड के वाक़यात डिस्कस किए जाएंगे। देन यूथ, जब आप बड़े हो गए, जवान हो गए, बचपने के आगे जब निकल गए, तो उस वक्त के वाक़यात, उस वक्त इनकी क्या एटिकेट्स थे,
कैसे ये तिजारत करने लगे, उस वक्त के सारे वाक़यात, या उस वक्त के लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इज़्ज़त थी और उससे एसोसिएटेड जो वाक़यात हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। देन फोर्थ वन इज बिसात, ठीक है। बिसात मतलब प्रॉफिटहुड जब आपको मिली, व्हेन ही वाज 40 years old, तो जो प्रॉफिटहुड मिली उस वक्त के वाक़यात या उससे एसोसिएटेड जो सवालात हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट अंडर दिस सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन हिजरत, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में पैदा हुए, आफ्टर सम टाइम आफ्टर और द बिसात, है ना, इस बिसात के बाद भी कुछ अरसे वहाँ रहे, उसके बाद फिर मक्के मुकर्रमा को छोड़कर मदीना चले गए। तो उस मदीना जाने के इवेंट को कहते हैं हिजरत, ठीक है। तो हिजरत क्यों हुई, कैसे हुई, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन द सिक्स्थ पॉइंट टू डिस्कस इज मदीना पीरियड। आप क्योंकि मदीना पहुंच चुके थे तो मदीना पीरियड को डिस्कस किया जाएगा 6 पॉइंट में। एंड द सेवेंथ वन इज द डिमाइस और द सेट डिमाइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ इस वाले पॉइंट में डिस्कस की जाएंगी। देन जो सेकंड पॉइंट है इस इस्लामिक हिस्ट्री का, उसको मैं लिखता हूँ और उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एक लाइन खींच देता हूँ। सेकंड पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मुस्लिम्स इंडिया के अंदर जो, पहले मैं लिख देता हूं इसको, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में मुस्लिम कैसे आए, इसकी पूरी अपनी एक हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली इसको बताया नहीं जाता बहुत ज़्यादा। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि बाबर ने यहाँ हमला किया, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम आके बसना शुरू हुए, या चंगेज़ खां यहाँ पर आया हमला करने के। चंगेज़ खां एक्चुअली में मुस्लिम था ही नहीं, ठीक है। तो मुस्लिम्स की जो हिस्ट्री है या कैसे मुसलमान यहाँ आके बसे, कब से बसे, इसको डिस्कस किया जाएगा। इसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, अराइवल ऑफ, सबसे पहले तो अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इंडिया में मुस्लिम्स का अराइवल, देन बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। पहले इंडिया का तो इनफैक्ट इंडिया नाम भी नहीं था, इस पूरे रीजन को भारत या हिंद कहा जाता था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, इसको डिस्कस करेंगे हम। देन दिल्ली सल्तनत के साथ ही हम मुगल एम्पायर को भी कवर करेंगे। मुगल एम्पायर की, मुगल जो है बेसिकली दिल्ली सल्तनत को जब पढ़ा जाता है तो उसके साथ ही मुगल एम्पायर को भी हम पढ़ते हैं। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। यू सी, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हैं ऐसे जिसमें इंडियन मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़कर न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि कुछ मूवमेंट्स को शुरू भी किया है, बहुत सारे मूवमेंट्स को शुरू भी किया है। तो उन सारे नेशनल मूवमेंट्स को, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल जो है वो देखने में आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट और रह गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिस्कस करता हूं आपको। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट हो चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में
और बाकी के 3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज फेमस रूलर्स। फेमस रूलर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल 11 है। इन टोटल 11 रूलर्स की क्या क्या चीज डिस्कस करनी है, आपको क्या क्या स्टडी करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं। सबसे पहले जो रूलर हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। द सेकेंड वन इज गयासुद्दीन बलबन, एंड द थर्ड वन इज अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ वन इज फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये क्यू है। एंड फिफ्थ वन इज ज़हीरुद्दीन बाबर, एंड द सिक्स्थ वन इज शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। देन सेवन वन इज जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, जिसको खाली अकबर के नाम से भी जानते हैं। आठवां मैं यहां लिखता हूं, आठवां नंबर आता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। देन नाइन्थ वन इज हैदर अली, जो कि दक्कन के मैसूर रीजन के नवाब थे। फिर उनके बेटे 10वें नंबर पर आते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है, जिसके ऊपर दूरदर्शन पर एक बहुत सारे एपिसोड्स का धारावाहिक भी आ चुका है, टीपू सुल्तान, ठीक है, जिसको संजय खां साहब ने जो उसके अंदर अहम किरदार थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान का किरदार निभाया था। देन हमारे एक आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर, ये वो रूलर हैं जिनको रंगून में कैद कर दिया गया था, अंग्रेज़ों ने रंगून में कैद कर दिया था। और एक तरह से कहें तो ये फ्रीडम फाइटर थे या इंडियन इंडिपेंडेंस के बड़े अहम किरदार थे। तो ये 11 आपको रूलर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और 4-11। तो ये चारों रूलर, इन 11 रूलर्स का पढ़ना क्या क्या है आपको। इन्होंने कहां से रूल किया, इनका पूरा नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम भी पता हो तो अच्छा है। इन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए, इनकी कब डेथ हुई और कहां इनका बेसिकली मकबरा है या कब्र है इनकी, कहां पर है। अगर इन्होंने कोई एक्सपीडिशंस करी हैं, अक्सर की आप देखें तो जंगें हुई हैं, अंग्रेजों के साथ हुई हैं या नॉन इंग्लिशमैन से हुई हैं, किसी की फ्रेंच से हुई है, तो वो कहां पर हुई हैं, कितनी बार हुई है, उसमें ये जीते हैं या उसमें ये हारे हैं। इनकी डेथ कैसे हुई, किसी की बीमारी से हुई, किसी के एक्सीडेंट में हुई, किसी को किसी ने कत्ल कर दिया, इस तरीके से। तो ये सारी हिस्ट्री या डिटेल जानना आपके लिए ज़रूरी है। और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हर रूलर के सामने एक अगर आप टेबल बना देंगे तो ये बड़ी आसान सी बात हो जाएगी। बात समझ में आई। मैं कोशिश करूँगा इसको टेबुलर फॉर्म में इसको मैं करवाऊँ, जिससे कि आसान रहेगा, ठीक है। इसको आप लिखिए और फिर मैं दूसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट लिखवाता हूँ। तो अब हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में बेसिकली क्या है, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया।
तो मुस्लिम्स का जो कल्चर है इंडिया के अंदर, इसमें आपको फेमस सूफीज और उलेमास के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, ठीक है। ये बेसिकली आपका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है मुस्लिम्स कल्चर इन इंडिया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली मुस्लिम्स सूफीज के बारे में पढ़ना है एंड उलेमा के बारे में पढ़ना है। यानी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इस्लाम से, या बेसिकली मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स में भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनसे एसोसिएटेड, और मुस्लिम स्कॉलर्स, उलेमा का मतलब स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कितने, ये बेसिकली 9 है। तो मैं इन सब का भी नाम लिखता हूं, और इन सब के बारे में आपको क्या क्या करना है वो मैं फिर बताऊंगा। सबसे पहले मैं नाम लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहला नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज, और द सेकेंड सूफी इज बाबा फरीद गंजशा का, ठीक है। देन द थर्ड वन इज हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। देन फोर्थ वन इज शेख अहमद सरिंदी। देन द फिफ्थ वन इज शाह वलीउल्लाह। सिक्स्थ वन इज सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। देखिए, ये जितनी भी पर्सनैलिटीज का नाम लिखवाया जा रहा है, हर पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के एतबार से ये 6th पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खां साहब, जो बेसिकली फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस है, तो इनकी हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी लिखी हुई किताबों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अक्सर देखा गया है कि एक आध साल छोड़कर सर सैयद अहमद खां के ऊपर ज़रूर सवाल आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सवाल हर पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा, हो सकता है ना आए, एक आध के ऊपर ही आए, कोई एक आध सवाल आए, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर सैयद अहमद खां साहब के ऊपर सवाल पूछा ही जाता है। देन 7th वन इज मौलाना शिबली। मौलाना शिबली, जिनके नाम के ऊपर शिबली कॉलेज है यूपी में, ईस्ट यूपी में। देन 8th पर्सनैलिटी और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके ऊपर अभी रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनी है जिनके नाम के ऊपर। एंड द 9th वन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, आज़ाद भारत के। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एशिया की बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसको हम मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। तो ये 9 पर्सनैलिटीज़ के आपके बारे में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इन्होंने बेसिकली काम ऐसा क्या किया है कि इनका नाम इस लिस्ट के अंदर आया है।
मुस्लिम्स कल्चर जो इंडिया का है इन एसोसिएशन टू दिस, इनका नाम किस वजूहात की वजह से आया है, तो वो सारी हम फीचर्स या वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने किसी ने भारत की आज़ादी में भाग लिया है, किसी ने और कोई नोटेबल वर्क किया है लिटरेरी किस्म का या कोई दूसरा, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फेमस मॉन्यूमेंट्स। तो फेमस मॉन्यूमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप इनको लिख लीजिए। नाउ द लास्ट पॉइंट अंडर दिस टॉपिक इज फेमस मॉन्यूमेंट। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आपको बेसिकली 5 मॉन्यूमेंट्स पढ़ने हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसी ऐतिहासिक इमारतें जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, किसी भी वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से, उनके आर्किटेक्चर की वजह से, उनको किस रूलर ने बनाया है इसकी वजह से, या और कोई ज्योग्राफिकल बात है इसकी वजह से, इनकी कुछ अपनी सिग्निफिकेंस है। इस वजह से हम 5 मॉन्यूमेंट्स पढ़ते हैं और जो 5 मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें जो सबसे पहला मॉन्यूमेंट है वो है कुतुब मीनार, जो कि हमारे दिल्ली में है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इज गोलकोंडा मॉन्यूमेंट। गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स। थर्ड वन इज रेड फोर्ट, जो कि नई दिल्ली में मौजूद है। रेड फोर्ट को पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ वन इज ताजमहल। ताजमहल। एंड द फिफ्थ वन इज जामा मस्जिद। ठीक है। आमतौर से ये सारी इमारतें जो हैं ज़्यादातर इसमें मुग़ल काल में बनाई गई हैं। मुग़ल जो है वो काफ़ी आगे थे आर्किटेक्चर में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे एसोसिएटेड जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं कि इन मॉन्यूमेंट को बनाया किसने, किसी रूलर ने बनाया या और किसने बनाया, कब बनाया, किस जगह बनाया, और इससे रिलेटेड अगर कोई और ख़ास बात है जैसे कि कितने दिनों में ये तैयार हुआ है ना, या और कोई इसकी ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं टेबुलर फॉर्म में करवाने की आपको कोशिश करूँ और एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है कि एक लेक्चर में मैं ख़त्म कर पाऊँगा अगर डिटेल में मैंने बात करी, और इनके ऊपर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में। 20 नंबर का ये टोटल सिलेबस है जीके और इंडो इस्लामिक कल्चर के बाद से रिलेटेड। 100 नंबर में से 20 नंबर अच्छे खासे माने रखते हैं। आमतौर से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम इनको एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले कर लेंगे, हालांकि ये 2-4 दिन पहले की बात नहीं है। इसको आप बेसिकली पीरियोडिकली रोज़ाना अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा पढ़ते रहेंगे एग्ज़ाम से करीब 2 महीने पहले तक, तो पहले से तो क्या होगा कि एग्ज़ाम तक ये आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अदरवाइज भागम भाग में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा तैयार नहीं हो पाता और इससे सवाल छूट जाते हैं। इसके सवाल तैयार करेंगे अगर तो क्या फ़ायदा होगा आपको कि इसके सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं करना। आपको कैलकुलेशन नहीं करना तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा। या तो आपको इसका सवाल आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता होगा, इसका एक सवाल आप करते हैं, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल बहुत देर में सॉल्व करने की बात करते हैं, दोनों ही सही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने में आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा या 2 नंबर मिल जाएंगे। एक सवाल पर एक ही नंबर मिलना है। इसका सवाल अगर आप कर देते हैं तो फायदा क्या होगा, इसका सवाल करने में आपको फायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे सवाल को सॉल्व करने में या पढ़ने के लिए, बात समझ में, या रिवीजन के लिए। तो मार्क्स तो हर क्वेश्चन के बराबर हैं, हर क्वेश्चन का मार्क एक ही है, जो नंबर मिलेगा वो एक ही नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन को हल करने पर आपको। ठीक है, इसके 20 सवाल की अगर आप तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा बहुत डिटेल में।
उम्मीद ये करता हूं कि 20 में से आप 15 प्लस मार्क्स इसमें ला सकते हैं और आप जितनी मेहनत करें उतने आगे आ सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर यानी इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज के ऊपर मैं एक बात ये भी कहूंगा कि अगर कोई इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ता तो भी 3-4 नंबर का तो सॉल्व कर ही सकता है, लेकिन 3-4 नंबर तो हर बच्चा क्योंकि सॉल्व कर लेगा तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िए, सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं करना। इसको आप रोजाना गांठ बांध लीजिए कि रोजाना आपको 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर पढ़ना है। मैं इसको कराना शुरू कर दूंगा, आप इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं कोशिश करूंगा सारे ही करवा दूं पिछले 10 या 15 सालों के, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते कैसे हैं, राइट। सो आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। फिर बात होगी आप लोगों से। ओके, थैंक यू वेरी मच।